गुड इवनिंग ऑल। आज हम बात करेंगे। आज मुझे लगता है कि आज सबने बजट की स्पीच जरूर सुनी सुनी होगी हमारी फाइनेंस इवनिंग मिनिस्टर मैं ने। रोहन। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग रोहन। हाय, गुड इवनिंग ऑल। मुझे लगता है कि आज सभी ने फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनी होगी। बजट स्पीच बहुत ही सटीक शब्दों में आज बजट प्रेजेंट हुआ है, ऐसा मैं कहूँगा। एंड हम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में आए कि आज बजट में एग्जैक्टली आज प्रेजेंट क्या हुआ है और इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स और इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। और इकोनॉमिक से मेरा मतलब है नॉट ओनली और योर ऑन योर डे टू डे लाइफ, बट जो हम एनुअल कंप्लायंसेस हम जो करते हैं या जो हम एनुअल हमारे टैक्सेशंस फाइल करते हैं उसके ऊपर हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं या क्या क्या हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बजट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का बजट जो रहा है वो एक आप कह लीजिए कंट्रीमैन फ्रेंडली फ्रेंडली बजट बजट रहा है। मतलब ये ऐसा बजट है जिसमें अब इस सरकार का एक तो लास्ट बजट है ये, पूर्ण बजट। और जब ये सरकार अभी जब अगला बजट पेश करेगी तो वो इंटरिम बजट होगा, वो छोटा बजट होगा सिर्फ 4 महीने के लिए। एंड इसके वजह से जो है इन्होंने एक 2024 इलेक्शंस एंड ऑल उसको लेकर बहुत सारी प्लानिंग करते हुए ये बजट बनाया है। और इस बजट में आपने देखा होगा कई सारे जगह पे ये देखने को मिला कि ये बजट बहुत ही फार्मर फ्रेंडली, कॉमन मैन फ्रेंडली, मिडिल क्लास से नीचे जो लोअर मिडिल क्लास है और जो वीकर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। और इसके वजह से जो है अब जितने भी फैक्टर्स और जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहे। तो एक तो ये पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट। आज बजट में बहुत सारी चीज़ें हमको आज समझ में आई, देखने को मिली। उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आज सबको एक्सप्लेन करूंगा। एंड उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं, मेरे को बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है कि क्या एग्जैक्टली चेंज हुआ है, क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है और क्या इनकम टैक्स घटा है बेसिकली। तो मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको। एक्चुअली आप देखोगे तो दो सेक्शन होते हैं हर बजट में। एक डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में यूजुअली जब से जीएसटी काउंसिल बना है और बोर्ड बना है तब से जीएसटी के बजट्स जो है वो अलग से प्रिपेयर होते हैं। और हर हर क्वार्टर हर मंथली बीच में इंटरिम बजट्स उनके आते हैं, चाहे वो रेट के चेंजेस हों, चाहे वो कोड में चेंजेस हों और सब। बट बेसिकली इस बजट में कस्टम्स ड्यूटी पे बहुत ध्यान दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कस्टम ड्यूटी का बहुत बड़ा रोल है। और आज फिलहाल जो है हमने देखा कि कुछ चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी घटाई है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो सारी चीज़ें प्रमोट हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि टेलीविजन के जो सेट्स हैं उसका प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है टेलीविजन सेट्स के ऊपर पैनल्स पे कस्टम ड्यूटी घटाई है। लिथियम आयन बैटरीज पे कस्टम ड्यूटी घटाई है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारी चीज़ें इंडिया में बने, मैन्युफैक्चर हो, और मेक इन इंडिया पे जोर दिया गया है। एंड उसके अलावा आपने देखा होगा, सुना होगा कि सिगरेट्स महंगी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अगर सिगरेट परचेस करते हैं तो उनको जेब पे उसका इफेक्ट पड़े। एंड सिगरेट पे एक्साइज एंड कस्टम्स दोनों, कस्टम्स तो होता नहीं है, अगर बाहर से कोई आता है तो कस्टम भी बड़ी है और एक्साइज ड्यूटी पे भी बहुत बड़ा जो है हमने देखा कि आज इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा स्टील एंड ये जो सेक्टर्स हैं इनके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया है। और हर मिनरल्स और जितने ओर्स वगैरह हैं उसका भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेक इन इंडिया पे फोकस करके ये किया हुआ है एंड इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो, इसका बहुत बहुत ध्यान दिया गया है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट आज हुई है बजट के अंदर वो है एमएसएमईज के रिगार्डिंग।
जो एमएसएमईज जिनका टर्नओवर पहले 2 करोड़ से नीचे होता था, उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता था सेक्शन 44 AD में, जो कि अभी बढ़ा के जो है वो 3 करोड़ कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि क्या है, यूजुअली जो एमएसएमईज या जो ऐसे कॉरपोरेट्स हैं, सेमी कॉरपोरेट्स हैं, जो कभी भी अपना ध्यान कंप्लायंसेस पे बहुत ज़्यादा देती थी कि भाई मैं हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, एंड बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उनको हौच पौच हो जाते थे, और वो उनको एक पूरी टीम बिठानी पड़ती थी अकाउंटेंट्स की। वो उनका काम कहीं ना कहीं कम हुआ है, और इसके वजह से एक स्ट्रीमलाइन हुआ है प्रोसेस कि भाई 3 करोड़ तक जो टर्नओवर है, उसके नीचे अगर आपकी टर्नओवर आपका बैठता है और आपका कैश रिसीट्स अगर 5% से कम है, तो आपको डायरेक्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यानी कि 8% और 6% इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, आप उसको भर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एंड आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसी तरह से जो प्रोफेशनल्स का जो इनकम, जिनका टर्नओवर या जिनकी इनकम 50 लाख हुआ करती थी, उनको प्रिजम्पटिव का बेनिफिट मिलता था, अब वो बढ़ा के 75 लाख रुपए कर दी गई है। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है। ऐसे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो भी जितने भी प्रोफेशनल्स अपना इस काम करते थे इस सेक्टर में, और जिनका टर्नओवर 50 लाख था, उनको जो है बहुत परेशानी होती थी, ऑडिट फेस करना पड़ता था। अभी उनकी लिमिट्स भी 75 लाख कर दी गई है, वो 50% टैक्सेशन पे जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत बहुत बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं। बेसिक भी कह सकते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। बेसिक इसलिए है क्योंकि ये अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि टैक्स रेट में चेंज होगा, टैक्स स्लैब चेंज होगा, और वो हुआ भी। मैम ने रिबेट जो है, जो सेक्शन 87A का जो रिबेट है, वो पहले 5 लाख रुपए तक का हुआ करता था। वो रिबेट अब वो 7 लाख रुपए का कर दिया है। पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि वो रिबेट जो एक्सटेंड किया है 2 लाख रुपए का, वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में किया है। ओल्ड टैक्स रिजीम जो अभी भी फॉलो करते हैं, जिनका जिनका टैक्सेशन स्ट्रक्चर ओल्ड में चल रहा है, वो अभी भी उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो एक ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो नोट करना चाहिए सबको, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं गए, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं गए हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है माइग्रेट करें न्यू टैक्स सिस्टम में, और उसका बेनिफिट लें। इसी तरह से जो न्यू टैक्स सिस्टम में, रिजिम में जो एक दूसरा चेंज हुआ है, वो है टैक्स स्लैब का। पहले ये जो टैक्स स्लैब हुआ करते थे, ये 2.5 लाख से शुरू होके 30 लाख तक, 25 लाख रुपए तक जाते थे। अब इन्होंने टैक्स स्लैब बहुत तेजी से चेंज करते हुए नए टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत ही क्लियर और क्लैरिटी से डिफाइन किया है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मिडिल इनकम लोग है, ग्रुप के लोग हैं, उनको टैक्स स्ट्रक्चर में बेनिफिट हो, उनको ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, और उनको उनके जेब पे कट महसूस ना हो। कट तो है ही देखिए, बट उनको जेब में कट महसूस ना हो। तो ये बहुत चेंज हुआ है। उसका जो अभी नया टैक्स स्लैब हुआ है, जो नया स्ट्रक्चर आया है, उसके अंदर 3 लाख रुपए तक आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरना है। 0 to 3 लाख रुपीज इज नील इनकम। 3 से 6 लाख रुपए जो है उसके ऊपर 5% आपको इनकम टैक्स पे करना है। 6 से 9 लाख रुपए के बीच में 10% का टैक्स रेट है। 9 से 12 लाख रुपए के बीच में 15% का है। 12 से 15 20% है। एंड 15 लाख के ऊपर अगर किसी की इनकम है, तो स्लैब के हिसाब से उसको 30%, 15 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर 30% उसको इनकम टैक्स पे करना है। तो ये बहुत बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि इसके अंदर जो है आज के जो एस्टिमेट आए हैं और बजट में जो बताया गया है, लगभग 35,000 करोड़ रुपए का इससे जो है इनकम टैक्स में घाटा होगा। मीन्स इतना इनकम टैक्स सरकार को कम कलेक्ट होगा ये चेंज करने की वजह से। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनकी सैलरीज 15 के आसपास होती थी या 9-10 में होती थी, उनको लाखों 1.25 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ जाता था। तो उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल एक चीज है। एंड ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, जितने भी मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनको। इसके अलावा जो एक मेजर चेंज हुआ है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में हुआ है। ये एक इतना ज्यादा भी मेजर नहीं है। जो न्यू टैक्स रिजीम है, आपको सभी को पता होगा कि उसके अंदर कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। चाहे चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का लोन हो, चाहे एटीसी हो, जो सेक्शन
चैप्टर 6 के रिबेट्स होते हैं, जिसमें टीसीसी डी वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो भी रिबेट्स हैं वो नहीं मिलते हैं न्यू रिजिम में। तो अभी इन्होंने डिफाइन किया है कि 15 साढ़े 15 लाख रुपए से ऊपर अगर किसी की सैलरी है, तो सैलरीड पर्सन को 52,500 रुपीज का रिबेट इन्होंने एक दिया है। इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको बोल सकते हैं। इस 52,500 रुपीज डायरेक्टली उसके टोटल इनकम में से कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है, इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। इसके अलावा जो सरचार्ज हैं, जो हाईएस्ट सरचार्ज हुआ करता था 37% पे, ये सुपर एच और एच को लगता था, वो जो रेट है वो 25% कर दिया गया है, जिसके वजह से जो 43% का टैक्स सुपर एच भरता था, इफेक्टिव टैक्स, वो भी घट के डायरेक्टली 38% पे आ जाएगा। एंड बहुत बड़ा रिलीफ है, 5% का डायरेक्ट रिलीफ टैक्स पेयर को मिलता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी मेजर चेंज। इससे जो सेमी कॉरपोरेट्स के अलावा जो भी ऐसे एच ग्रुप होता था, चाहे आप पकड़ लीजिए जिसकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है या 2 करोड़ रुपए है, कई सारे लोग हैं जो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आते हैं, जैसे कि बहुत हाई सैलरीड पर्सन हैं या बिजनेस पीपल हैं जो टैक्सेशन में जाते हैं, तो उनको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। एक और बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज और बहुत बड़ा मेजर चेंज किया है, वो है लीव एनकैशमेंट में। आपको पता होगा कि लीव एनकैशमेंट अभी तक टैक्सेबल होती थी 3 लाख रुपए के, अगर वो ज्यादा जाती है तो अभी उसका एग्जाम्पशन उन्होंने बढ़ा के 3 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया है। एक बहुत बड़ा चेंज है। ये सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, ये भी बता दूं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो ऑलरेडी लीव एनकैशमेंट नॉन टैक्सेबल है, पहले से ही है। एंड ये 25 लाख की लिमिट होने की वजह से जो ऐसे पीपल हैं, जो ऐसे पर्सन जो अभी कुछ 2-3 सालों में रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके लीव एनकैशमेंट कई कई सालों के जमा होते हैं, और जब वो विड्रॉ करते हैं 10-12 लाख रुपए कई बार लीव एनकैशमेंट में, तो उनको वो उस पर टैक्स लग जाता है। तो ये 25 लाख की लिमिट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो ऐसे लोग हैं। इसके अलावा मेजर मेजर चेंजेस ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत बड़ा चेंज किया है। जो 15 लाख रुपए की लिमिट होती थी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने की और इंश्योरेंस में, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने बढ़ा के 15 से 30 लाख रुपए कर दिया, डायरेक्ट डबल कर दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठा सके। इस स्कीम में 30 लाख रुपए तक का लिमिट है, और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजन ऐसे ग्रुप को मिलेगा। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग स्टेप, क्योंकि इससे क्या होता था कि जो सीनियर सिटीजन को जो एक लिमिट फिक्स कर दी गई थी कि भाई 15 लाख तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा होता तो वो लिमिट वो के बाद वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, एंड उसको बेनिफिट नहीं मिलता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है। उसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत आज कुछ बजट में बताया गया है। जो स्टार्टअप्स के लिए जो 7 इयर्स तक का आपको टैक्स के अंदर छूट मिलती थी कि आपको 7 साल तक कोई टैक्स नहीं भरना, वो अभी बढ़ा के 10 साल कर दी गई है। एंड ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो भी कंपनी स्टार्टअप में रजिस्टर हुई हैं पिछले कुछ सालों में, उन्होंने उन कंपनीज ने इसका बहुत बेनिफिट लिया है, और काफी पैसा उन्होंने बचाया है, जो अपने उनके कैश फ्लोज टैक्सेशन के रूप में हो जाते थे या खर्च हो जाते थे, उस चीज को उन्होंने बचाया है। एंड मुझे लगता है कि जो जिस हिसाब से आज इंडिया में स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, या जो स्टार्टअप ट्रेंड एक चल रहा है, उस हिसाब से इसके ऊपर और भी कई लाखों और स्टार्टअप्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक बड़ा स्टेप इन्होंने लिया है स्टार्टअप इंडिया के लिए के ऊपर। एंड इसके अलावा जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, उसके अंदर आप देखेंगे तो एमएसएमईज को बेनिफिट बहुत दिया है। जो एमएसएमईज के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी उन्होंने बेनिफिट किया है। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कैश जिनका आता था, उनको 2 लाख रुपए तक का पर मेंबर कैश का उन्होंने विड्रॉवल लिमिट एक दिया है। मतलब 2 लाख रुपए तक उनकी कोई क्वेरी नहीं होगी। जो एफपीओज होते थे जिनमें कैश का इशू होता था, अभी आपको पता है कि वैसे तो इंडिया कैशलेस हो चुका है काफी सारा, लेकिन रूरल इंडिया अभी भी जहाँ पे एग्री बेस्ड है, एंड जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात आती है, शुगर कोऑपरेटिव्स की बात आती है, वहाँ पे अभी भी कैश के अंदर बहुत सिस्टम है। तो उसके
उसके अंदर क्वेरी ना आए आदमी को, इसके वजह से उन्होंने ये लिमिट एक बढ़ाई है। स्टार्टअप्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके अलावा इन्होंने जो है 100 नए जॉइंट कमिश्नर्स एक इंट्रोड्यूस किया है। ये पहले नहीं किया था। पहले आपने सुना होगा विवाद से विश्वास स्कीम, उसको भी वो बढ़ावा दे रहे हैं, अभी भी उन्होंने एक्सटेंड किया है। एंड ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस स्कीम में जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो जिनका अपील्स पेंडिंग है, जिनका अपीलेट अथॉरिटी में, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में कोई भी केस पेंडिंग है, तो वो केस उनका निपटारा हो, उस केस में वो खत्म हो। एंड इसलिए उन्होंने और 100 नए जॉइंट कमिश्नर्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि वो अपॉइंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा केसेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और जो है टीडीएस के ऊपर बहुत बड़ा एक उन्होंने चेंज किया है। जो ईपीएफ का विड्रॉवल होता था, जो पर्सन ईपीएफ विड्रॉ करता था, पहले उसको 30% टीडीएस देना पड़ता था अगर वो पैन फर्निश नहीं कर पाता है तो अभी वो उसको घटा के 20% पे ले आया गया है। अ, ये इतना ज्यादा लोगों को नहीं इसका इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सब पैन फर्निश करते थे। पर कहीं ना कहीं ऐसे क्लास या जो पैन फर्निश करना जो भूल जाते थे, और कई लोग ऑलरेडी भूले हुए हैं, तो कई बार पैन फर्निश नहीं होता था ईपीएफ में पुराने केस में, तो वो उनको 30% की जगह 20% टीडीएस ही कटेगा। फिर वो आईटीआर फाइल करके उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक बल्क में बजट के ऊपर ये डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं। मैं चाहूंगा कि हम क्वेश्चंस के थ्रू इन सब पॉइंट्स को हम जो है और भी डिस्कस करें, चर्चा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के थ्रू आंसर्स मालूम पड़ सके, एंड कहीं ना कहीं जो डाउट्स हैं सबके वो क्लियर हो सके। थैंक यू। So, excellent session, Rohan. That's a good, very good presentation, very good explanation. एक पोल लॉन्च करते हैं सबसे पहले, और सभी पार्टिसिपेंट से एक बार पूछ लेते हैं कि आज के बजट पे वो खुश है, ना खुश है। तो हम एक पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी को पार्टिसिपेट करना है। आप यस या नो के जरिए इसका आंसर दीजिए। तो देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। अभी तक 50% लोगों ने आंसर दिया है। सो बजट के आज के बजट से आप लोग सब खुश है, ना खुश है? व्हाट इज योर रिएक्शन? हम 10 सेकंड में पोल खत्म करेंगे। काफी लोगों ने अभी भी आंसर नहीं दिया है। ओके, सो लेट्स एंड द पोल एंड शेयर द रिजल्ट्स। सो दीज आर द रिजल्ट्स आज के बजट से। आज के पार्टिसिपेंट्स जो है उनमें 85% लोग हैप्पी है, 15% क्रिटिक्स है, एज वी मस्ट से। बट ओवरऑल इससे ये समझ में आता है कि आज का जो बजट था वो इन्वेस्टर फ्रेंडली था। इन्वेस्टर्स खुश हुए हैं, टैक्स पेयर्स खुश हुए हैं। टैक्स स्लैब जो है पहले 5 लाख था, वो 5 से बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया गया है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ओवरऑल द इंडियन सिटीजन्स आर हैप्पी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो या तो चैट बॉक्स में डालिए या हैंड रेस कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप डायरेक्टली रोहन सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आइदर यू कैन प्लेस योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अनम्यूट, वी विल अनम्यूट यू। सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। रोहन? Yes, we are available for questions. And Aj, what is your opinion or understanding based on our FAM's that FM statement that new regime is the default? Yeah. Okay, yeah, it's a very good question. There is no clarity still on this part. Okay. This is the best means one of the basic question also, but one of the better questions that I have expected, because बहुत सारे लोगों ने पूछा कि wait, what is default regime? Why is default regime? जबकि वो ये भी बोल रहे हैं कि old tax regime भी रहेगा in existence. So जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी नए रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे टैक्स स्लैब में हो, चाहे वो रिबेट में हो, वो न्यू टैक्स रिजीम में हुए हैं। एंड गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट जोर देना चाहती है इस चीज पे कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो करे,
और ओल्ड टैक्स रिजिम से बाहर आए। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एकदम ट्रांसपेरेंसी में जाए। मैं आपको बताता हूँ, अभी भी ओल्ड टैक्स रिजिम में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि दो दो उसके अंदर नुकसान बहुत बड़े हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान है जो प्रोसेसिंग आज भी रिटर्न्स की होती है, और जब आदमी कोई भी पर्सन अपना 80C 80D क्लेम करता है, उसकी प्रोसेसिंग और चेकिंग बैक एंड में इनकम टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर में होती है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर भी कहते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक आपको बता रहा हूँ कि ये क्या इशू इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट भी फेस करती है, सीबीडीटी भी फेस करती है प्रोसेसिंग के टाइम पे। वो ये है कि दे आर नॉट एबल टू चेक ऑल द थिंग्स जो आपने इन्वेस्टमेंट्स या जो आपने 80C 80D में जितने भी चीजें आपने की हैं, वो सब चीजें क्रॉस वेरीफाइज बिल्कुल पूरी तरह से नहीं हो पाती है। देर इज ऑलवेज सम परसेंटेज ऑफ एरर विच परसिस्ट, एंड कई बार उसके ऊपर आपको आपने देखा होगा नोटिस और इंटीमेशंस भी आते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है जनरल सेंस में कि आप ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन वगैरह के चक्कर में ना पड़े। कोशिश करें कि आप जो है न्यू टैक्स रिजिम में चाहे आप कितना ही डिडक्शन ले रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आज भी न्यू टैक्स रिजिम में आप देखेंगे तो आपको टैक्स कहीं ना कहीं कम ही भरना पड़ेगा। वो हम उसको भी एक एग्जांपल्स के थ्रू हम आगे ले सकते हैं, बट वो बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स है कि भाई कई बार क्या होता है कि एक पर्सन के होम लोन भी होता है, उसका 80C भी पूरा यूटिलाइज है, 80D भी पूरा यूटिलाइज है, एंड उसके वजह से कहीं ना कहीं वो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स बन जाते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में देखेंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजीम बहुत ही बेनिफिशियल है। और आज के जो चेंज हुए हैं उसके बाद तो मुझे लगता है कि बहुत एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है फ्रॉम ओल्ड टैक्स रिजिम टू न्यू टैक्स रिजिम। सो ऐसा कुछ डिफॉल्ट रिजिम नहीं है। डिफॉल्ट रिजिम गवर्नमेंट चाहती है कि आप डिफॉल्ट उसमें ही रहें एंड उसको ही फॉलो करें। बट एक ऑप्शन अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कई सारा इन्वेस्टमेंट है, कई सारा इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, और 80C 80D 80CC D इतने सारे सेक्शंस वो यूटिलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको वो शिफ्ट नहीं होना चाहते न्यू टैक्स रिजिम। इसका आंसर ये है। एक और क्वेश्चन आया So है। there is a hand raise from Mr. Purushottam. पापड़े। Okay. So sir आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। पुरुषोत्तम जी, you can ask your question. हेलो। पुरुषोत्तम जी, आपका क्वेश्चन आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा पुरुषोत्तम जी, you're not audible. आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Okay, there is a hand raise from Nidhi ma'am. या वी कैन टेक हर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, हाय, हाउ आर यू? हेलो, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो अभी आप ये जो 80C 80D का बता रहे थे, हाँ जी। इसमें मैं एक कुछ उसमें जोड़ना चाहूंगी हाँ कि बताइए। एक्चुअली जो आपने कहा ना कि गवर्नमेंट चाहती है कि न्यू टैक्स रेजिम में लोग शिफ्ट हों। बिल्कुल। इसका एक और भी जो बहुत बड़ा कारण है कि हाँ जब जी। ये पुरानी टैक्स रेजिम के हिसाब से जब 80C 80D में लोग जब देते हैं पैसा, तो एक तरह से गवर्नमेंट इज बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। उससे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें वो बहुत ज्यादा उन लोगों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है टू पे द इंटरेस्ट ऑन इट। सो गवर्नमेंट वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट। ये भी एक कारण है इसका। मैम आपका जो जो पॉइंट है वो एकदम बेसिक और प्रिसाइज है। वो आपकी बात एकदम सही है कि गवर्नमेंट बोरो करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो सेविंग स्कीम हो, चाहे वो एनपीएस हो, चाहे वो कोई भी ऐसी स्कीम हो, चाहे 80C हो के अंदर जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करते हैं तो सबसे बड़ी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस इसकी है। बट उसके अंदर मैम ये एक सेकेंडरी कारण बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आदमी खर्चा करे,
आदमी को खर्चा करने के ऊपर गवर्नमेंट मजबूर करना चाहती है। सेविंग्स करे सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस तक, लाइफ इंश्योरेंस तक उतनी ही सेविंग करे, और बाकी सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी चलती रहे बाकी। बिकॉज इंडिया इज पहले कंट्री नहीं होती थी थ्रिफ्ट की, पहले इतना लोगों के पास इनकम नहीं होता था तो खर्चा ही नहीं करता था। आज इनकम की कोई लिमिट नहीं है मैम, आज इनकम बहुत है। मतलब एक पर्सन की सैलरी एकदम बेसिक सैलरी भी 50,000 रुपए है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इस 50,000 का तू घर पे या सेविंग में करके मत रखो, आप वो चाहती है कि ये पैसा घूमे। तो वो बेसिक पॉइंट ये है। एंड दूसरा बात ये है कि जब अगर गवर्नमेंट भी पैसा एक्सेप्ट करती है मैम, तो वो उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ पे उसको, अगर वो 8% दे रही है तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वो 12% सामने से ले, मतलब वो इंटरेस्ट या रिसीव करे या उसको इनकम उतना हो। तो गवर्नमेंट भी कोशिश पूरी करती है, बट गवर्नमेंट चाहती है एक्चुअली कि वो इकोनॉमी के पहिए जो है वो रन करते रहे बहुत तेजी से। आदमी खर्चा करेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर आदमी पैसा जेब में रखेगा या अपने सेफ में रखेगा या बैंक में रखेगा तो उससे कुछ इकोनॉमी नहीं बढ़ने वाली है। ये गवर्नमेंट का बेसिक रूल है, बेसिक एक इसके ऊपर एक पॉइंट है। हाँ सच्ची ठीक है। बताओ तो हाँ जी। अच्छा अच्छा पॉइंट था मैम, इसकी वजह से ये पॉइंट सामने आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। Yep. और एक क्वेश्चन और था पवन अग्रवाल जी की तरफ से, मैं वो भी एक बार लेना चाहूंगा। उनका भी क्वेश्चन था। अनिल मित्तल जी ने भी क्वेश्चन पूछा है। एक मिनट, पवन अग्रवाल जी का क्वेश्चन क्या था? हाइड हो गया। अच्छा वो हाइड हो गया क्या? ओके। अनिल मित्तल जी ने क्वेश्चन पूछा है, अगर 7 लाख तक टैक्स नहीं भरना है तो ये 6। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन नटशेल कौन से सेक्टर्स को फायदा है और कौन से सेक्टर्स को नुकसान, ये भी मैं बता दूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन अनिल मित्तल जी ने पूछा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा कि भाई ये 7 लाख का अगर टैक्स बेनिफिट है 7 लाख तक का, तो 3 से 6 और 6 से 9 का क्या हिसाब है, ये क्यों, ये क्या बनाया हुआ है एक्चुअली। मैं आपको बता दूं कि एक सेक्शन 87A करके है जिसके अंदर रिबेट का प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया था। और ये रिबेट 2018 में गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स में। ये रिबेट का मतलब ये है कि जिस किसी की भी इनकम, पहले वो 5 लाख तक की हुआ करती थी, जिस किसी की भी इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी अगर कम होती थी तो उसको पूरा रिबेट मिल जाता था। मतलब उसको वो 5% भी जो भरना है उसको 2.5 से 5 के बीच में, उसको 1 रुपए भी उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ता था, उसको 12,500 रुपए तक का रिबेट मिल जाता था। यही रिबेट जो है उन्होंने बढ़ा के अभी 5 से 7 कर दी है, और वो भी सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में। मैं आपको ये बता दूं, नोट करने वाला पॉइंट है, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि 7 लाख रुपए सब में बड़ा है। 7 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा है। जिस किसी की भी इनकम 7 लाख रुपए से कम, यानी कि 6,99,999 रुपए भी अगर है, तो उसको 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरना है। उसका जो बाकी का अमाउंट है, जो 3 लाख से 7 लाख के बीच में अगर उसको जो भी टैक्स अमाउंट भरना था, वो सब रिबेट है। ये अभी दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि फिर ये 3 से 6 और 6 से 9 का क्या क्या अंतर है, क्यों क्यों है ये 3 से 6 और 6 से 9? इसका आंसर सर ये है कि जिसकी इनकम 7 लाख 1 रुपए भी है, तो उसको जो टैक्स बैठेगा, जो उसका जो स्लैब है उसके लिए, वो 3 से 6 के बीच में 5% और 6 से 9 के बीच में 10%। इस तरह का उन्होंने ये किया है। मतलब ये एक तरीके से बहुत, आप ये कह लीजिए टैक्स प्लानिंग का एक महत्व है कि भाई किसी का इनकम 7 लाख के अगर 1 रुपए भी कम हो जाता है तो उसको डायरेक्टली वो नॉन टैक्सेबल में चले जाएगा रिबेट की वजह से। एंड किसी की इनकम अगर 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है तो उसको वो सारा स्लैब के हिसाब से उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसको उसको आप स्लैब से मत जोड़िए प्लीज। ये 7 लाख रुपए कोई स्लैब नहीं है, स्लैब वही है 0 to 30, 3 लाख to 6 लाख 5%, 6 लाख to 9 लाख 10% का स्लैब है। इस तरह का ही स्लैब है, यही उसका रेट है। पर जिसकी इनकम 7 से नीचे है उसके लिए ही ये रिबेट है, जिसको 87A में हम रिबेट बोलते हैं। एंड इनका तीसरा एक क्वेश्चन था, मैं छोटे से मैं आंसर दे देता हूँ नटशेल, कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा, कौन से सर मैं आपको देखिए, गवर्नमेंट बहुत प्रिसाइज है, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है कि जो उनका जो सेक्शन है, जो उनका जो जो चीज वो लेके चल रही है, चाहे चाहे वो इंफ्रा हो, इंफ्रा पे बहुत फोकस है। आज आपने देखा होगा 10 लाख करोड़ रुपए उन्होंने इंफ्रा के लिए जो है एलोकेट किए हैं। साथ में उनका फोकस है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, चाहे वो स्क्रैपिंग पॉलिसी हो। तो अगर गवर्नमेंट स्क्रैप कर रही है उनके व्हीकल्स,
15 साल पुराने व्हीकल्स अगर गवर्नमेंट स्क्रैप कर रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ई व्हीकल पे जाने वाली है। एंड उसके अलावा आपने देखा होगा कि लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर जो है या उसके पार्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी कस्टम्स ड्यूटी कम हुई है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब ये कि ऐसे सेक्टर्स जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है या एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सस्टेनेबल एनर्जी के रिलेटेड है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत जोर है। और गवर्नमेंट चाहती है कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लोगों को मिले और वो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर डेवलप कर सके। और ऐसे सेक्टर जिसमें उनको कोई इन जनरल लोगों को कोई इस तरह का नहीं है, या ऐसे सेक्टर जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पे गवर्नमेंट निर्भर कम होना चाहती है। इंडिया ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट की वजह से जूझ रहा है। आपको मैं बता दूं, पेट्रोल के प्राइसेस की वजह से गवर्नमेंट को हर साल काफी सारा नुकसान भुगतना पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं कस्टमर को भी उसका जो है नुकसान झेलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि नए इनोवेशन हो, ऐसे सेक्टर जिसमें सस्टेनेबल एनर्जी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। थैंक Okay, there is one question from Rishabh Bhaiya. यू। यस, Am I audible? यस यू आर। ओके, सो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि 7 लाख से अगर ऊपर हो जाए तो फिर हमें 3 से 6 के बीच में भी टैक्स देना होगा और फिर 6 से 7 वाला भी टैक्स देना होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मतलब मैंने ये एक्सेल बनाई है। अगर किसी की 7,10,000 इनकम है तो उसका टैक्स 26,000 बैठ रहा है, तो बेसिकली उसको नुकसान है एक तरह से। मतलब 7,28,000 तक अगर इनकम है, 7 से लेकर 28 तक, 7,28,000 तक, तो उसको समहाउ नुकसान ही है एक तरह से, फायदा ना हो गए। तो बिल्कुल मतलब तो ऐसा क्यों छोड़ा गया? मतलब ये 28,000 रुपए, 7 लाख से लेकर 28,000 रुपए तक का स्लैब एक तरह से नहीं, 7,28,000 का नहीं सिस्टम समझ में आया, सॉरी। मैं नहीं समझ पाया ये 7 लाख से 28,000 का क्यों बनाया है। ये इसलिए बनाया है कि लेट सपोज अगर किसी का इनकम 7,10,000 रुपए है, हाँ जी, तो अगर उसका टैक्स कैलकुलेट करोगे आप 3 लाख से 6,000 तक 15%, 5% के हिसाब से 15,000 रुपए हो गया। हाँ जी, 6 से बिल्कुल 7 लाख पे 10,000 रुपए हो गया। परफेक्ट। और अगले 10,000 10,000 पे 1,000 पे 1,000 हो 1,000 गया। हो तो गया। ये 15,000 प्लस 10,000 25,000 प्लस 1,00,000 26,000 का टैक्स हो गया। और जब परफेक्ट इसमें से परफेक्ट। ये टैक्स हटेगा तो ये निकल के आएगा इतना, 6,80,000। नहीं 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 नहीं, ये नेट टैक्सेबल का सिस्टम नहीं होता है। 7,10,000 आपका नेट टैक्सेबल अमाउंट है सर। ठीक है, मैं आपको भी हाँ बता दूं, जब नेट टैक्सेबल कैलकुलेट करते हैं, अभी और भी इसमें एक क्रक्स है। ये जो भी है ये सब न्यू रिजिम है। मैं आपको ये भी बता दूं, कोई भी ओल्ड रिजिम के अंदर इसको कंफ्यूज ना करे। जिसके पास भी कोई भी प्रकार का डिडक्शन है और वो ओल्ड रिजिम में टैक्सेशन में जा रहा है, उसके लिए ये स्कीम नहीं है, रिबेट नहीं है। उसको 5 लाख का ही रिबेट है, उसको वही पुराना टैक्स स्लैब फॉलो करना है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नहीं पॉइंट, नहीं नहीं, ये हाँ जी, वाला पॉइंट जो आपने बताया दोबारा बताइए। हाँ, ये 7 लाख का सिस्टम इस तरह का नहीं है सर। 7 लाख मतलब क्या है कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी है 6,90,000 रुपए क्रॉस ठीक है। सैलरी, उसको जो उसको हाथ में आती है, मतलब उसका हाँ हाँ कट कटा के सब, ठीक है। हाँ हाँ पर उसके अंदर उसका डिडक्शन इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल डिडक्शन उसने लिया हुआ है, उसने अपने एचआर डिपार्टमेंट में बोला हुआ है कि मैं ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो उसको 50,000 का डिडक्शन मिला होगा, ठीक है। हाँ 690 में आप एक्सेल पे ही है, आप कैलकुलेट कीजिए। 690 पे 52,500 रुपीज आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 7,42,500 रुपीज, हम्म राइट। तो ये पर्सन जो है न्यू टैक्स रिजिम में जाएगा तो फंस जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। न्यू टैक्स रिजिम में जाएगा ये पर्सन, तो इसका टोटल सैलरी टैक्सेबल आएगा 7,42,500 रुपीज। अब वो जब हम्म। 7,42,500 पे जाएगा, क्योंकि उसको कोई रिबेट नहीं मिलने वाला है, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, उसको कोई भी प्रकार का एटीसी तो मतलब एटीडी। कहने हाँ, का मतलब ये हुआ ना कि जो 7.5 तक वाले हैं वो लगभग लगभग पुराना ही टैक्सेशन फॉलो करेंगे। 7.5 से ऊपर 7 लाख, जाएंगे। 7.5 वाले भी नहीं, 7.5 वाले भी नहीं, 7 से नीचे नीचे जितने हैं हाँ वो सारे जो है इसके अंदर बहुत सुखी है नए वाले हाँ, में। और जो लेकिन 7 से ऊपर है वो 7 से पुराना वाला ऊपर फॉलो वाले करें। पुराने वाले फॉलो करे तो अच्छा है। लेकिन अगर वो अपना कैलकुलेट करे खुद से कि भाई वो उतना उनका डिडक्शन कितना है, करेक्ट, क्योंकि मतलब कई बार क्या हाँ, बिल्कुल कि अगर कोई 8 8.5 पे पहुंच रहा है तो वो अपना कैलकुलेट करे कि उसको कैलकुलेट कहाँ करे, फायदा हो रहा है। बिल्कुल। हाँ अगर वो 8 पे पहुंच रहा है, 8 8.5 पे, और अगर उसके पास डिडक्शन काफी सारा है और वो हाँ हाँ 6.5 7 के नीचे पहुंच सकता है,
तो फिर वो नया स्लैब और पुराने स्लैब को कंपेयर कर सकता है कि भाई मेरा Correct. डिडक्शन के बाद मेरा नेट सैलरी कितना बच रहा है, नेट इनकम, एंड वो नेट हाँ, इनकम के ऊपर मेरे को नेट टैक्स कितना पे करना है, और वो ओल्ड सैलरी ओल्ड स्लैब में कितना है और न्यू स्लैब में कितना है। तो वो आप चाहे आप खुद से भी कर सकते हैं स्लैब रेट निकाल के, या बहुत हाँ, सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, या आप किसी कंसल्टेंट से भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे को बता दे, कोई भी हो चाहे चार्टर्ड हो, कोई भी कंसल्टेंट से आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को बता दे भाई मेरा इतना है, और ये मेरे इतने इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरा नेट टैक्सेबल इतना है, और उस नेट टैक्सेबल के ऊपर मेरे को ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में टैक्स निकाल के दे दो, ताकि मैं सिलेक्ट कर पाऊँ कि मेरे को एक्चुअली इनकम टैक्स में क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा टैक्स सिलेक्ट करना है। तो ये एक उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, और ये बेनिफिट भी है कहीं ना कहीं। जो जो मीडियम इनकम लोग हैं, 50,000 से नीचे वाले जिनकी सैलरी है 50 से नीचे है, उनके लिए तो ये एक सोना है, मतलब उनके लिए तो एक बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया है। बिना टैक्स कटे, नो टीडीएस, नो इनकम टैक्स, नथिंग, आईटीआर फाइल करके बस वो खुशी खुशी रहे। नो, उनको जो पहले कहीं एक 25-30 हजार रुपए जो आदमी भरता था, आज उसको 25-30 हजार रुपए भी नहीं भरना, उसके हाथ में वो 25 हजार रुपए है, वो चाहे खर्चा करे। ये एक उन्होंने सही। किया। तो यानी कि जो नया टैक्स रिजीम है वो बाय डिफॉल्ट है, बट अगर किसी को पुराना फॉलो करना है तो वो स्टिल कर सकता है, वो ही इज उसकी एबल मर्जी टू। इसलिए है क्योंकि कई सारे लोग आज भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। होम लोन है, 2 लाख का हाँ, इंटरेस्ट करी बैठा है, 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल में एटीसी में ले सकता है, 80D में हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस ले सकता है, 80CCD में एनपीएस ले सकता है। तो इतने सारे चीजें होने की वजह से आदमी सोचता है, अरे ऑलरेडी मैं 4-4.5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो 4-4.5 लाख रुपए अगर मैं अपने रिबेट लेता हूँ या उसका मैं डिडक्शन लेता हूँ अपने टैक्स में, तो मैं उसको कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट हो। लेकिन ये बहुत कैलकुलेटिव हो गया है अभी। जो आदमी पहले नहीं सोचता था, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती थी, अब वो टैक्स प्लानिंग करते वक्त या टैक्स मैनेज करते वक्त वो आज कैलकुलेट करना उसको जरूरी हो गया है कहीं ना कहीं। और उसको कहीं ना कहीं ये हो गया है कि मैं कभी अपने कंसल्टेंट से पूछ लूं या सलाह ले लूं कि मेरे को क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में तो जो था वो 3 लाख तक टैक्स फ्री था, राइट? उसके बाद आपको 2.5 लाख, 2.5 लाख, ढाई ढाई लाख लाख तक। तक, तो ढाई वो से ढाई ही पांच, है अभी भी, 5%, वो अभी भी ढाई है। उन्होंने ओल्ड को छेड़ा ही नहीं है कुछ भी। ओल्ड को नहीं छेड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मींस एवरी क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। थैंक यू, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है मुझे, काफी सारे हैं भैया, एक बार आपको तो करंट। हाँ जी, ओके। करण अग्रवाल ने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी टाइम्स कैन वी कन्वर्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिजिम्स व्हाइल फाइलिंग रिटर्न। पहले जो था इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था। कोई लोग बोलते थे कि 1 साल ओल्ड में 1 साल न्यू में कर सकते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आप एक बार ओल्ड से न्यू स्कीम में शिफ्ट होते हैं तो आपको 5 साल तक न्यू स्कीम फॉलो करनी जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं इसको टैक्स का खेल बना के रख दिए थे कि भाई किसी साल उन्होंने इन्वेस्टमेंट अच्छा किया है तो वो 80 ओल्ड में चले जाते थे, और अगले साल वो जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते थे तो वो न्यू रिजिम सिलेक्ट कर लेते थे। तो ऐसा नहीं है। अब एक बार आप न्यू रिजिम में जाते हैं तो आपको 5 साल तक वो न्यू रिजिम उसको फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक आया है पवन अग्रवाल जी की तरफ से, न्यू रिजिम में टीसी एंड ऑल का बेनिफिट। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, न्यू रिजिम सर आया ही इसलिए था कि कोई भी यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको सैलरी पे मिलता है वो भी बेनिफिट ना मिले। गवर्नमेंट चाहती है कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स फाइल करें, चैप्टर 6 से डिडक्शन 80C 80D के चक्कर में झंझट में नहीं जाए, ताकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइलिंग हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी इनकम का आकलन हो, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका टैक्स की प्रोसेसिंग हो, और ज्यादा से ज्यादा इनकम आप जो है अपने खर्चे के लिए यूज कर सके, और सेविंग पे इतना बहुत ज्यादा फोकस ना कर सके। गवर्नमेंट एक धीरे धीरे यूएस की इकोनॉमी को एक स्टैंडर्ड मानना जा रही है। जैसे यूएस की इकोनॉमी में आप देखते हैं कि सेविंग से ज्यादा खर्चे पे बहुत फोकस होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे उस वजह से ही जो है धीरे धीरे बढ़ी है। तो गवर्नमेंट भी सेम इधर यही करना चाहती है। थैंक यू सर। एक्सेप्ट सैलरी अदर इनकम, समझा नहीं सर। पुरुषोत्तम तापड़े जी का एक ये आया है। अम, इसको थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ में बता सके तो सर बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जी जी आप आप अनम्यूट अनम्यूट कर कर सकते सकते हैं। हैं।
So anyone else? Anyone having any questions? Yes, Purushottam ji, you can ask your question. पता नहीं कुछ इशू आ रहा है, वो पूरा क्वेश्चन भी नहीं डाल पाए। पुरुषोत्तम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Meanwhile, if anyone else having any questions, you can paste in chat box. आई गेस और भी लोगों को क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं कुछ। थोड़ा सा आज लोग अभी भी जो है आज प्रोसेस कर रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि सच्ची में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। ओके, एक क्वेश्चन आया, व्हाट इफेक्ट ऑन शेयर मार्केट। यस, बहुत बहुत ज्यादा आज के आप देखेंगे। अब मैं थोड़ा शेयर मार्केट भी फॉलो करता हूँ। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा हो, कुछ लोग जो यहाँ पे है जुड़े हुए, तो आज बहुत तेजी से वॉलेटाइल था, आज तेजी से मार्केट बढ़ा और उतनी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। बट एक जनरल ओवरऑल ट्रेंड में आप देखेंगे तो ये जो बजट रहा है, ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के लिए काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, जब गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ, देयर इज अ बैलेंस, आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है आप खर्चे पे भी फोकस कीजिए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी तेजी से बढ़े। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो है अपने पैसों को काम पे लगाए, ताकि स्पेंडिंग हो। स्पेंडिंग होने की वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस इकोनॉमी के रेडार में आए और फास्ट ग्रोथ हो। मेक इन इंडिया हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न हो। क्योंकि जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, धीरे धीरे उस इट इज अ फ्लो, इट्स अ फ्लो ऑफ मनी। आप कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन के साथ साथ आप अर्निंग करेंगे, अर्निंग के साथ सेविंग होगी, सेविंग से इन्वेस्टमेंट होगा। एंड सेविंग, और जब तक आप सेविंग्स और एक्सपेंसेस का एक बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, तब तक इकोनॉमी में काम नहीं होता है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बहुत पैसा है लेकिन वो सिर्फ सेव करते हैं। तो सेव करते हैं तो इकोनॉमी नहीं चलती है, उनकी इकोनॉमी एकदम स्टैग्नेंट रहती है। लाइक जापान, जापान में लोग जो है कुछ नहीं करते हैं, खर्चा करने के लिए उनको जरूरत ही नहीं है, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपने देखा होगा वहां पे इन्फ्लेशन नहीं है, स्टैगफ्लेशन। अभी जो है रिसेंट टाइम्स में जब पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन का कहर है, तब जाके जापान में 0.5% का इन्फ्लेशन कैलकुलेट हुआ है। 1.1 जब कैलकुलेट हुआ था तब भी एक कोहराम मचा था। तो जनरल ट्रेंड में गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन एकदम स्टेबल रहे। इन्फ्लेशन इज नॉट सो बैड फॉर इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गुड, हेल्दी इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। एंड शेयर मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है, कुछ सेक्टर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली काफी पॉजिटिव है। फाइनेंस सेक्टर है, अपना बैंकिंग सेक्टर है, बहुत पॉजिटिव है। एंड इसके अलावा जो सेक्टोरल एनालिसिस है, वो अभी तक बजट का जो है वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बजट को शेयर मार्केट से आप कनेक्ट करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जनरल ट्रेंड में भी, जब तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से इतने सेक्टर्स चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सबसे ज्यादा चलता है गवर्नमेंट से स्पेंडिंग से आज के दिन में। एंड जितने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी इस तरह के सेक्टर्स हैं, वो सब बहुत बूस्ट होंगे और लॉन्ग टर्म में इसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी आने वाली है, 100%। थैंक यू। What effect on share market? Okay, with the income tax slab up, will more money flow in share market? Yes, 100%। बहुत पैसा आने वाला है। इसका जो है आकलन जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी किया। पर इसमें भी ये है कि देयर इज ऑलवेज एन इन्वेस्टर ट्रेंड। इन्वेस्टर एनालाइज करता है कि व्हाट इज द मूड ऑफ मार्केट। एंड कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर ट्रेनिंग से अगर लोग जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा की कमी नहीं है। मीन्स दे आर वेरी वेरी मच रेडी टू सेव, दे आर वेरी मच रेडी टू इन्वेस्ट, बट दे रिक्वायर हेल्प, दे रिक्वायर ट्रेनिंग, दे रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम पीपल। सो अगर ऐसा कुछ आगे होता है एंड मार्केट, शेयर मार्केट में काफी इनकम इनफ्लो आने वाला है। इस तरह से इन्होंने बजट भी प्रिपेयर किया है कि जब तक कंजम्पशन है, कंजम्पशन के साथ देयर इज ऑलवेज अ विशियस साइकिल, देयर इज सॉरी, इट्स अ फ्लो ऑफ मनी। जब तक पैसा घूम रहा है तब तक जो है देश जो है ग्रो कर रहा है, उसी के साथ स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रहा है। तो जितना ज्यादा इनफ्लो होगा, जितना ज्यादा पैसा घूमेगा, और जब तक आपका पैसा बैंक में पड़ा है, सड़ रहा है, तब तक या जितना जब तक आपका पैसा आपके जेब में पड़ा है या आपके घर में पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ कैश,
वो तब तक वो पैसा कुछ काम का नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है कि पैसा काम में है। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट तने सर के लिए पूछा है, लेकिन मैं भी इसका थोड़ा सा एक छोटे से इसमें आंसर दे दूं। तने सर भी इसका आंसर देंगे जरूर। पवन अग्रवाल जी ने बोला है कि एफआई सेलिंग डेली सो आर मार्केट विल क्रैश और नॉट। अभी मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, एफआईएस का आप जब जब से ट्रेंड देख रहे हैं, एफआईएस डे मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट लगभग 6 महीने से एफआईएस रोज थोड़ा बहुत सेल कर रहे हैं, किसी किसी दिन ज्यादा सेल कर रहे हैं। एफआईएस मार्केट से लगभग एग्जिट होने के कगार पर है, बट फिर भी मार्केट जो है अपने स्टेबिलिटी में है। मार्केट कोई क्रैश नहीं हुआ है। किसी दिन भी ऐसा नहीं लगा कि आज मार्केट में जो है 5-6% का जो है डाउन साइड है, कोई लेवल ब्रीच किया है मार्केट ने। 2-3% के वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए हमेशा हेल्दी होती है, और उस वो हमेशा चांस देता है कि कोई भी जो बायर है, कोई भी इन्वेस्टर है, उसको क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे जगह पे बाय करने का मौका मिले। तो कोई भी क्रैश होता नहीं है एफआईएस के सेलिंग के बावजूद। जो डीआईएस है या जो जो उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो रोज खरीदी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत तेजी से खरीदी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज, एएमसीज जितने हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो बहुत इनफ्लो इतना तेजी से आ रहा है। एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स और एग्जैक्ट फैक्ट्स जो है वो तने सर बताएंगे आपको, लेकिन मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ कि इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर मार्केट। मार्केट इससे इधर से कोई क्रैश होता नहीं है, हमेशा ये ऊपर ही ऊपर जाएगा। बस इट्स अ कंसेप्ट ऑफ टाइमिंग। It is also a concept of कि how patient are you in the markets. Thank you. ओके, सो इसमें एक छोटा सा सिंपल सा आंसर देता हूं सर। आप क्या कीजिए, इंडियन मार्केट्स का लाइफ टाइम हाई देखिए और अमेरिकन मार्केट्स का लाइफ टाइम हाई देखिए, और उसको दोनों को आज के प्राइस से परसेंटेज वाइज कंपेयर कीजिए। अब बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, अमेरिकन मार्केट्स अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 30% डाउन है। अगर आप देखोगे तो पिछले साल यानी 2021 अक्टूबर में अमेरिकन मार्केट्स ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था। आज आप डाउ जोन्स देख लो, नास्डैक देख लो, ये अपने लाइफ टाइम हाई से करीब करीब 30% डाउन है। इंडियन मार्केट्स में निफ्टी का लाइफ टाइम हाई 18,600 था, जो 2021 के अक्टूबर में बना था। ऑल्दो रिसेंटली वो लाइफ टाइम हाई ब्रीच हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, एंड वहीं से कुछ 100-200 पॉइंट का और मूवमेंट आया, लेकिन वहीं से फिर वापस फॉल आ गया। आज भी हम देखेंगे तो हम करीब करीब 18,000 के आसपास है। हमारा इंडियन मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई से हार्डली 2-3% नीचे है, और अमेरिकन मार्केट 30% नीचे है। लोग बोलते हैं एफआईएस माल निकाल रहे हैं तो क्रैश होगा क्या, रिसेशन आएगा क्या? सर बहुत छोटा सा आंसर है। जो एफआईएस पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, उनकी खुद की कंट्री में स्टॉक मार्केट 30% डाउन है, और जिस कंट्री से पैसा निकाला जा रहा है, इंडिया, वो मार्केट अभी भी स्टेबल है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जब एफआईएस रोज 1,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, तो भी हमारा मार्केट गिर नहीं रहा है? और यूएस में पैसा जा रहा है और फिर भी वहां का मार्केट गिर रहा है। तो या तो इसका मतलब ये है कि एफआईएस अगर बेच रहे हैं तो कोई ना कोई खरीद रहा है। हमारा मार्केट तो काफी स्टेबल है। यहाँ से 30% फॉल का मतलब होता है इंडियन मार्केट में तकरीबन तकरीबन आई थिंक 14,000 13,000 निफ्टी ने आ जाना चाहिए था एज ऑन टुडे। हमारा निफ्टी अभी भी लाइफ टाइम हाई के पास है 18,000। सेंसेक्स 60,000 के ऊपर है, 60,000 के पास है। तो इसका कारण क्या है? सर एफआईएस माल बेच रहे हैं तो डीआईएस खरीद रहे हैं, डीआईएस नहीं खरीदेंगे तो रिटेलर्स खरीद रहे हैं, रिटेलर्स नहीं खरीद रहे तो म्यूचुअल फंड हाउसेस खरीद रहे हैं, जैसे रोहन ने बताया। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस कैसे खरीद रहे हैं? सर लोग एसआईपी करते हैं, एसआईपी का पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है और डेली बाइंग हो रही है। आप डेटा निकालिए, रोज मोर देन 1,000 करोड़ की बाइंग हो रही है वाया एसआईपी। मैं बोल रहा हूँ मोर देन 1,000 करोड़। और अगर एफआईएस 500 करोड़ 1,000 करोड़ बेच भी रहे, उससे ज्यादा की बाइंग हो रही है और मार्केट हमारा स्टेबल है। और एफआईएस का प्रॉब्लम क्या है सर? जब उनका मन करता है मार्केट गिरा देते हैं, जब उनका मन करता है मार्केट चढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ एकदम सिंपल है सर, एफआईएस माल बेच के जा रहे हैं, जाने दो। रिटेलर्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है, अपने म्यूचुअल फंड हाउसेज है, कॉर्पोरेट्स है, ये लोग माल खरीद रहे हैं, हमारा मार्केट स्टेबल है। नाउ कमिंग टू द रिसेशन पार्ट, किसी ने मुझे एक पर्सनल चैट पे लिखा था कि रिसेशन आएगा क्या? सर बहुत सिंपल सा आंसर है उसका। इंडिया इज ग्रोइंग बाय 6% आई थिंक सो, अभी जस्ट एक रिसेंट रिपोर्ट 6.8% इज द ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड बाकी ज्यादातर बड़े कंट्रीज में द
ग्रोथ रेट इज ऑलमोस्ट इन नेगेटिव्स। बड़े बड़े कंट्रीज में, यूएस में, यूरोप में तो नेगेटिव है। सर यूएस का मार्केट 30% डाउन है, वहां अगर मंदी आती भी है, यूरोप में मंदी आती भी है, आज हमारा मार्केट इतना स्ट्रांग है। सर रिसेशन आ भी जाए तो हमारे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसका, होगा तो थोड़ा बहुत होगा, आधा 1% होगा, 2% होगा। अरे स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रांग है सर, इतना अच्छा बजट पेश हुआ है। आप बाहर के लोगों को देखो ही मत, यूएस को देख के हम खुद फॉलो होते हैं। सर यूएस के अंदर तो मंदी दिख रही है हमको, या यूएस में तो इतना मार्केट क्रैश हो चुका है और हम लोग अभी भी इतना स्ट्रांग है। आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करो। और एक क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर टाइम पहले क्या आया था कि स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ, स्टॉक मार्केट पे ओके, तो वेरी सिंपल आंसर सर। इतना अच्छा बजट हुआ, आज मार्केट में वोलेटिलिटी दिखी। सर देर आर कपल ऑफ स्टॉक्स, मैं अभी ऑनलाइन नाम नहीं ले सकता, हमने भी खरीदे आज। काफी सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। सर देर आर सम स्टॉक्स 10% ऊपर थे आज, 20% ऊपर थे, ब्लू चिप स्टॉक्स, हाई क्वालिटी। सो सर वो तो, ये तो तब है कि जब आज मार्केट इतना ऊपर गया भी नहीं है। अब जिस दिन एग्रेसिव बाइंग होगी, कभी ना कभी एफआईआईज लोग सेलिंग करना रुकेंगे, फिर वापस बाइंग शुरू करेंगे, तब आप सोचिए कितना जोरदार बूस्ट आएगा मार्केट में। सो दिस इज द टाइम, आप अभी इन्वेस्ट करके रखिए। अभी भी मार्केट आपको 18,000 के आसपास मिल रहा है, आप इन्वेस्ट कीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए। रोहन है, मैं हूँ, मैं हम लोग का नंबर अभी चैट बॉक्स में पोस्ट करूंगा। सो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड लेट्स स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। सो आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम निधि मैम। जस्ट क्वेश्चन पूछा है। अनम्यूट। या बहुत सही बात बोली है। वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द मार्केट। उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। अनुज ने चैट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछा है, एज वी कैन सी देयर इज नो चेंजेस इन ओल्ड टैक्स regime एंड अदर hand गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग न्यू टैक्स regime, डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन स्पेशली ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स? यस, वेरी वेरी यू नो, इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग ऑब्वियसली कि ये बात तो सब जानते हैं कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है, करना चाहती है कि न्यूट स्कीम में ही लोग जाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सेविंग्स के जगह पे, इन्वेस्टमेंट्स की जगह पे जो है कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा जो अपना कंजम्पशन में ध्यान दे, कंजम्पशन करें। मैं आपको बता दूं कि ये जो लिमिट्स आज तक जो बढ़ी नहीं ना, ईटीसी की और बाकी सब चीजों की, वो इसीलिए ही नहीं बढ़ी थी कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं आज हमेशा एक मोटिव रहता था कि 80C बढ़ा के क्या करेंगे, जब हमको गवर्नमेंट को और पूरी इकोनॉमी को कंजम्पशन बेस्ड और हमको ग्रो करना है। तो कहीं ना कहीं जो 80C का जो लिमिट है, हमेशा हम सोचते थे कि हर बजट में 80C जो है ये 1 लाख से 1.25 लाख भी, जब 1.5 लाख किया था तभी भी बहुत बड़ा शिफ्ट था। 1.5 लाख ये बहुत टाइम से 1.5 लाख में ही, तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इस 1.5 लाख को 2 लाख कर देना चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट्स ने बोल दिया कि 1.5 लाख को 2 लाख कर देना चाहिए, कम से कम 2 लाख तो करना ही चाहिए, 2.5 भी बोला कई कई लोगों ने। तो गवर्नमेंट का मोटिव भी हमेशा ये रहा कि भाई ये जो 80C का लिमिट है ना, इसके अंदर जो आदमी LIC ले रहा है, या जो आदमी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, या सेविंग सर्टिफिकेट में अगर कुछ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका वो बेनिफिट ले। और आज भी अगर आप देखेंगे तो ये 1.5 लाख जो ELSS या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसको बोलते हैं, या म्यूचुअल फंड जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके वजह से मार्केट पे बहुत इफेक्ट नहीं आता है, कोई ऐसी बहुत वॉलेटिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जनरल में एक ट्रेंड बन गया है कि देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड ऑल्सो अ बैलेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। सो कहीं ना कहीं ये जो है एक गवर्नमेंट बैलेंस क्रिएट करना चाहती है, इसलिए वो बोल रही है कि बहुत हो गया इन्वेस्टमेंट मार्केट में, जो लोग ऑलरेडी फैनेटिक है, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करते रहे, नया इन्वेस्टमेंट और आ रहा है बट वो इस रूट से नहीं आए। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए, मैं भी बता दूं, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल तक लॉक इन है। आप कभी भी किसी भी कोई भी मेजर गवर्नमेंट की अगर, या मार्केट का जो कोई भी अच्छा कंडीशन जब आता है, या कोई भी एक अच्छा मार्केट जब आपको ग्रोथ देता है, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड नहीं निकाल सकते। तो 3 साल का लॉक इन भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक खतरनाक कह लीजिए, या लोगों के लिए एक बहुत नुकसानदायक रहा है कि ऐसे कई मेजर इवेंट जहाँ पे शेयर मार्केट बड़ा है, जहाँ पे गवर्नमेंट शेयर मार्केट में वो प्रॉफिट बुक कर सकता था, म्यूचुअल फंड में वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। तो ELSS ओवरऑल जो है एक एक सिर्फ स्कीम बन के रह गया है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो चाहते हैं, गवर्नमेंट भी ये चाहती है और ज्यादा से ज्यादा लोग भी सोचते हैं कि भाई ELSS में 3 साल लॉक इन करने से अच्छा है कि मैं जनरल ट्रेंड में मार्केट में इन्वेस्टेड रहूं
और हमेशा इन्वेस्टेड रहूं, और अच्छे सिचुएशंस में या अच्छे ऐसे कोई भी ऐसे इवेंट में जब मार्केट में अच्छा रिटर्न दे रहा हो तो मैं वहां से एग्जिट भी करूं और अच्छे मूवमेंट पे एंट्री भी करूं। तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर फैक्टर है। थैंक यू। ओके, Okay, सो Nidhi, देर इज वन थिंग, इसमें एक चीज ऐड कर सकता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में तो आप एटीसी में आई थिंक इन्वेस्ट कर सकते थे, तो आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाता ही था, ऑल्दो वाया पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। न्यू टैक्स रिजिम में आपको एटीसी अगर नहीं मिलेगा तो आदमी डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड ले सकता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि भाई आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आए, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको टैक्स में रिबेट मिल रहा है, तो दोनों तरफ से आपके लिए अच्छा ही है। देयर इज अ हैंड रेज फ्रॉम निधि जी, सो आपको अनम्यूट करते हैं। हेलो। यस निधि मैम। या इसमें मुझे एक चीज और ऐड करनी है, जो लोग शेयर मार्केट से थोड़े से चिंतित है आज की फॉल से कि Yes. ऐसा है कि एक चीज जो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है फॉर द इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज दैट ये जो अदानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आया था, जो प्रॉब्लम में था कि पता नहीं सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा, सो बिसाइड्स द यू सी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड लाइक यू सी भारती, रिलायंस एंड जेएसडब्ल्यू स्टील एंड ऑल, they have got together and rescued this FPO in addition to the तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स have got together for the you see मतलब ये इकोनॉमी फेल ना हो। कॉर्पोरेट्स मैम हमेशा दे आर ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट नहीं, ऑफ आज द तक कंट्री। ऐसा कोई भी नहीं हुआ है कि they have come for the rescue, you see, क्योंकि ये एक साजिश के तहत ये हुआ था। What बिल्कुल I बिल्कुल। think is positive for the market. See, this is also positive. Other factor is that the corporates all together are very very supportive to each other. वो नहीं चाहते कि मार्केट, क्योंकि कोई भी एक कंपनी का फॉल या डिक्लाइन जो है उनकी पूरी इंडस्ट्री को, उनके सेक्टर्स को जो है हार्म कर सकता है। हम सोचते हैं कि ये हेल्दी कंपटीशन का पार्ट है, ये हेल्दी कंपटीशन भी है, उसके साथ साथ ये एक जो है ये रेस्क्यू सिर्फ हेल्दी कंपटीशन के लिए नहीं किया गया है, ये एक साथ निभाने के साथ साथ भी जो है आपका सेक्टर फॉल ना हो। क्योंकि अदानी का जो आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, जो स्टॉक का जो उसका हुआ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट काम जो है, जो काम ऑन ग्राउंड करती है, चाहे वो पोर्ट्स के हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे कोई भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, ग्रीन एनर्जी हो, सब ट्रांसमिशन हो, वो सारा का सारा काम जो है वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड कर रही है, तो उसको फॉल होने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ऐसी कंपनी को फॉल होने का कोई सेंस नहीं है, बट सिर्फ ये कोई रिपोर्ट्स की वजह से एंड ऑल थिंग्स की वजह से कॉर्पोरेट एक दूसरे का हाथ छोड़ दें एंड कॉर्पोरेट जो है वो सपोर्ट में ना आए किसी इसके, वो पॉसिबल नहीं है। वो हमने अभी नहीं देखा, वो मार्केट में पहले से ही है, कॉर्पोरेट्स अपने आप को बहुत सपोर्टिव रखते हैं व्हाट आई एक मीन इज दूसरे ऑन अ को। लाइटर नोट, जो अपने लोगों की कंट्री की प्रोग्रेस को देख के जो बाहर के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण ये अदानी बस यू सी ये वाला चीज हुआ था। सो वी आर ऑल टुगेदर, दैट इज व्हाट नो नो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। नहीं, ये व्हाट जो आई भी मीन उनका है कि शेयर कॉन्सेप्ट हुआ है, मार्केट में डरने की बात नहीं है, बिकॉज़ कॉर्पोरेट्स आर वेरी स्ट्रांग हियर। नॉट एट ऑल, Very नॉट एट strong, very strong. Where cash flows, sir, ma'am, cash flows are very very positive. हाँ, Every cash flow in the corporate, सबके पास they are sitting on bunch of cash. मतलब इतना कैश है, they are very very positive, और इतना कैश होने की वजह से they are very stable. There is no risk of failing of economy, and they are the people who are running the economy, right? In some sense. So यस, इतना कैश होने की वजह से कोई टेंशन ही नहीं है किसी को कि भाई कभी मार्केट फेल होगा। It is always backed by securities, it is always backed by cash, and the people who are out there very very tensed. I don't know what is the worry. बस इंडिया की प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही ऐसा हो रहा है कि इंडिया की प्रोग्रेस हमेशा स्टॉप की जाती है, तो यही एक फैक्टर बन के रह गया है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव है सब कुछ। नो, देयर इज वन मोर थिंग नाउ। अभी जस्ट उनका क्वेश्चन था कि अगर आप चैट बॉक्स पढ़ोगे उसमें आपको दिखेगा, अभी जस्ट उनका क्वेश्चन था मार्केट क्रैश से रिलेटेड, एंड पवन सर ने एक बहुत अच्छा अभी एक कमेंट पोस्ट किया है, सो लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर हिम। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। एंड पवन सर, आई विल कॉल यू आफ्टर दिस वेबिनार, आपको मैं पर्सनली कॉल करूंगा, एंड लेट्स प्रिपेयर। एंड बाकी लोगों से भी यही एक अपील है कि मार्केट्स में अप एंड डाउन होंगे, ठीक है, हो सकता है 2-4% नीचे भी गिरे, 2-4% ऊपर भी जाए। आप पॉइंट्स मत देखिए, निफ्टी के लिए 200 पॉइंट गिरना इज हार्डली 1%, सेंसेक्स के लिए इट्स हार्डली मैटर ऑफ 300, 400, 500 पॉइंट, दिन का कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो निफ्टी 18,000 है, जब 20,000 होगी, 21,000 होगी, 25,000 होगी, तब आपको ये जो दिन भर की मूवमेंट है ये भी बहुत छोटी लगेगी।
सो इट इज नथिंग, आप पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। इन्वेस्ट नाउ एंड इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे क्रैशेस और छोटे मोटे करेक्शंस होते रहते हैं, तो सब जगह होते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सो इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके, सो इफ देर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सो विल वेट फॉर 1 more minute। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आज का सेशन यही एंड करते हैं। इट्स ऑलरेडी बीन एन आवर। सो इज देयर एनी क्वेश्चन इन चैट बॉक्स और हैंड रेज? ओके, या सो मैं सभी के रेफरेंस के लिए हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स को एक बार चैट बॉक्स में पोस्ट कर देता हूँ, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो मैंने रोहन जी के और मेरे, हम दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर्स को चैट बॉक्स में पोस्ट किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख के रख लो, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इफ एनी पर्सन रिक्वायर एनी हेल्प विद रिगार्ड टू टैक्सेशन मैटर, कोई भी उनको कैपिटल गेन, कोई भी टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई हेल्प चाहिए हो, कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो, यू कैन कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी। आई एम अवेलेबल देयर इन business hours, and it would be nice to know the views of other people on taxation systems also, along with the tax planning, because आजकल लोग बहुत क्रिएटिव हो गए हैं और बहुत नए नए आइडियाज लेके आते हैं कि हाउ कैन वी सेव मोर एंड मोर टैक्सेस, और हाउ कैन वी प्लान इट वेल। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छे से बात करना चाहूंगा एंड समझना भी चाहूंगा कि लोग क्या सोचते हैं, कि उनको क्या लगता है कि टैक्सेशन में और क्या कर सकते हैं एंड क्या चेंजेस हो सकता है। नॉट ओनली टैक्सेशन, अगर उनको कोई कंप्लायंसेस में भी हेल्प चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, आईटीआर हो, ऑडिट्स हो, या कोई भी प्रकार की क्वेरी हो, शेयर मार्केट के टैक्सेशन के बारे में हो, क्योंकि वो भी बहुत एक डिफरेंट अपने आप में एक टास्क है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जरूर। आप मेरा नंबर तने भैया ने डाला हुआ ही है, एंड अलग से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, so with that note, let's end the session. This was a really wonderful session. Thanks a lot, Rohan. And इसकी recording हम अभी बहुत ही जल्द YouTube पे upload कर देंगे. And if you have any queries, feel free to reach us on WhatsApp, on call. We have posted our numbers on the chat box. So on that note, thanks a lot. Thank you, everyone. Thanks for attending. Have a good day. Thank you. Thank you very much.